रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न सन्न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदा। हरिओम, सुप्रभात, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। योग विद्या गुरुकुल आयोजित स्वास्थ्य के लिए योग इस 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे दिन में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज का हम प्राणायाम सत्र त्रिवार ओंकार से शुरू कर प्रारंभ करेंगे। उसके लिए सभी ध्यानात्मक आसन में आ जाए, हाथों की ध्यान मुद्रा करें, अपनी पीठ गर्दन सीधी रखे, अपनी आंखें बंद कर ले, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखे, मन शांत रखे। हम सब साथ में ही ओंकार का उच्चारण करेंगे। एक लंबी सांस ले, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, स्वस्थ बैठे। आज के हमारे इस प्राणायाम सत्र के प्रमुख अतिथि है आदरणीय डॉक्टर अपार अविनाश साहू जी। अपार जी, आपका योग विद्या गुरुकुल से के तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप अपार जी, आप अमरावती महाराष्ट्र से है। आपका उच्च शिक्षण कर्नाटक से हुआ है और आप वहीं कार्यरत है। आप एस व्यासा यानी कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था के सह आचार्य है और योग और स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के आप एमडी प्रोग्राम के प्रमुख भी है। साथ ही में आप स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथिक मेडिसिन के शैक्षणिक उप संचालक भी है। आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में पदवी हासिल की है। साथ ही में आपने एस व्यासा से फिलोसॉफी में डॉक्टरेट भी किया हुआ है। आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 2004 के 2 से 2009 के BNYS बैच के टॉप स्कोरर रह चुके हैं। आप 3 स्वर्ण पदक धारक भी हैं और आपके शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए आपको डॉक्टर डी वीरेंद्र
हेगड़े पट्टाभिषेक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे नेचुरोपैथी अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपके रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए गए हैं। कई पीयर रिव्यूड इंडेक्स जो जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल्स, उसमें भी आपके कई रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं। कई योग संस्था में आप एज अ मॉडरेटर, एग्जामिनर और पेपर सेटर भी है। तो इस इतने सारे जो प्रभावशाली बहुमुखी जो व्यक्तित्व के डॉक्टर अपार जी है, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आज के प्राणायाम सत्र का प्रात्यक्षिक का आप मार्गदर्शन कीजिए। हरिओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योग विद्याधाम को और चेतना जी आपको। इतने सुंदर तरीके से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सर। हालांकि इतना सब कुछ है नहीं, लेकिन बहुत धन्यवाद और बहुत सर ये आपकी आनंद हो महानता रहा है कि है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है सो आप में है सर। योग विद्याधाम के इस राष्ट्रीय योग सम्मेलन में मुझे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए योग विद्याधाम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत आनंद हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वर्चुअल मीडिया के साथ, आज हमारी जो स्थिति है उसमें हम लोग एक साथ मिल नहीं सकते हैं, लेकिन योग में हम लोग जुड़ रहे हैं, जो कि योग का मतलब भी है जोड़ना। तो हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके और एक साथ अभ्यास करके कई सारी चीजें कर रहे हैं। इसलिए योग विद्याधाम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा कि ये बहुत सुंदर एक्टिविटी आप लोगों ने शुरू की है। जैसे कि हम सभी लोग, आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी योग के अभ्यासक हैं और सिखाते भी हैं, लेकिन कई लोग शायद नए से ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसलिए बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन प्राणायाम क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हमारे मस्तिष्क का जो स्विच है, आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो कंट्रोल करने का जो स्विच है वो हमारे नाक में है। इसका मतलब ये है कि यदि हम श्वास को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में आएगा। हठ योग में भी ये बोला गया है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो जिस तरीके से आपका श्वास चलता है उस तरीके से आपका मन चलता है, और यदि आपको मन को शांत करना है तो आपको श्वास को शांत करना होगा। शुरू करेंगे आज के सत्र को। एक बार फिर से सीधे बैठ जाइए। एक प्राणायाम मंत्र जो प्रश्न उपनिषद से लिया गया है उसके साथ शुरू करेंगे। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ लें और मेरे साथ दोहराना है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि नैति। इसका मतलब यह है कि इन तीनों लोकों को प्राण के कंट्रोल में है, ये तीनों लोग जो हैं, और जिस तरीके से हमारी माँ हमारी रक्षा करती है उसी प्रकार से हम हमारे प्राण को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करे। तो प्राणायाम जो है ये बहुत पुरानी पद्धति है, हमारे जीवन शैली का भाग है, योग का भाग है। आप यदि पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग को देखेंगे तो उसके चौथा अंग जो है वो प्राणायाम है, और हठ योग में भी प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और इन सारी योग की किताबों में योग के जितने भी
वर्णन है उसमें ये बोला गया है कि यदि मन को कंट्रोल करना है तो हमको श्वास पे कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन मॉडर्न साइंस जो समझता है वो ये है कि हमारा श्वसन जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये अकेली ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर की कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं चल पाता हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल में होता है। लेकिन इस समय मेरा हृदय का जो धड़कन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होती है। तो या तो हमारे शरीर में कुछ चीजें हैं जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं, या कुछ चीजें हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। लेकिन श्वास अकेली ऐसी चीज है हमारे पूरे शरीर में जो कि दोनों के कंट्रोल में है। जब हम चाहें तो हम श्वास को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम नहीं करते हैं तो वो अपने आप हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब प्राणायाम में जो संशोधन आज हुआ है, मेरा खुद का पीएचडी का काम प्राणायाम में ही रहा है, तो लगभग 2000 से ऊपर साइंटिफिक संशोधन जो हैं, वैज्ञानिक संशोधन जो हैं वो अवेलेबल हैं। और बहुत सारे लाभ प्राणायाम करने के हमारे पास अभी ऑलरेडी हमको पता है, जिसमें का अगर बहुत छोटी संक्षेप में बताना हुआ तो एक चीज है ऑटोनॉमिक बैलेंस। आज हमारे जीवन में जो तनाव हो गया है, वो तनाव को कम करने के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा, जो सीखने की पद्धति है, कॉग्निशन जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, जिसमें कि हम बाहर से जो भी सेंसरी इम्पल्स होता है वो लेते हैं, हमारे ब्रेन में उसको प्रोसेस करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको कुछ नई चीज सीखनी है या कोई चीज याद रखनी है तो आपने प्राणायाम करना है। ऑफ कोर्स तनाव कम होता है, और बाकी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। उसके साथ में कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर भी प्राणायाम के अंदर अभ्यास हुआ है, जिसमें अगर मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनका नाम लूं, तो एक हार्ट की बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें। दूसरा, ब्रीदिंग की तकलीफें जो हैं, जैसे कि अस्थमा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं, कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या ओबेसिटी, तो इन सभी में प्राणायाम का बहुत फायदा होता है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होगा। कपालभाति से हम शुरू करेंगे, जो कि प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है। हमारे श्वसन की जो प्रोसेस है उसको ये साफ करती है, और वो साफ होने के बाद हम लोग फिर प्राणायाम की ओर जाएंगे, जिसमें विभागीय प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और शीतली शीतकारी सदनता और भ्रामरी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले कपालभाति कई सारे लोग करते भी होंगे। जो लोग नए हैं कपालभाति, जिनको नहीं पता है, उनके लिए मैं खाली बता दूं कि ये सारी जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं हम लोग सीधे बैठकर करने वाले हैं। तो यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को सुखासन या पद्मासन, जो भी स्थिति आपको बहुत आराम से बैठते आए उसमें बैठिए। यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे भी आप बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। खाली एक चीज याद रखनी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। अब कपालभाति में हम लोग करते क्या है, हम लोग सांस लेकर के सांस छोड़ते हुए, बहुत फोर्सफुली हम लोग सांस छोड़ते हैं, और ये करते वक्त हम पेट को अंदर खींचते हैं। ये
लगभग प्रक्रिया हम लोग 50 से 60 बार करते हैं 1 मिनट में, और लगभग 1 से 2 मिनट तक इसको करते हैं। जिन लोगों को बहुत सिवियर बैक पेन हो, जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, जिनको मिर्गी का दौरा होने की तकलीफ हो, वो कृपया ये प्रैक्टिस ना करें। अब आ, हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे देख करके भी ये कर सकते हैं। आप आराम से बैठना है, आपके कमर को, गर्दन को सीधा रखना है, और लंबी गहरी सांस ले करके सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर खींचना है 50 से 60 बार, 1 मिनट से 2 मिनट तक। यदि इस चीज को करते वक्त ये चीज याद रखनी है कि पूरा शरीर जो है हमारा, वो आराम की स्थिति में होना चाहिए, ना कि तनाव की। आंखें बंद करके कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे करके कपालभाति का अभ्यास हमको बंद करना है। आंखें बंद करके कपालभाति के बाद हमें केवल कुंभक, जिसका मतलब है कि श्वास अपने आप रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए उसका अनुभव हमको करना है। और जब हम फिर से श्वास लेना शुरू करेंगे तो श्वास लंबी और गहरी होगी। एक बार फिर से हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर के अभ्यास शुरू करेंगे। फिर से एक बार हम लोग कपालभाति का अभ्यास बंद करेंगे। श्वास रुककर केवल कुंभक का अनुभव। और जब हम श्वास फिर से लेना और छोड़ना शुरू करेंगे, तब हमारे श्वास को कोई भी रुकावट पूरे श्वसन की नली में नहीं होगी। लंबी और गहरी सांस हम लोग ले पा रहे हैं कपालभाति के कारण। ये करते वक्त हमको ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा हमको एग्जॉस्ट नहीं होना है। यदि कोई
दिक्कत आती है, तकलीफ होती है, तो वो नहीं करना है। अगला जो हम लोग अभ्यास करने वाले हैं उसका नाम है विभागीय प्राणायाम। हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसमें 3 अलग-अलग भाग होते हैं। एक निचला हिस्सा, बीच का और ऊपर का। और जब हम अ, हमारा जन्म होता है तो जनरली आपने नवजात शिशु को देखा होगा कि पेट से बच्चे श्वास लेते हैं। तो जो नीचे वाला श्वास का हमारे लंग्स का हिस्सा है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अडल्टहुड में जैसे आते हैं, तो हम लोग हमारे बीच के हिस्से को लंग्स के इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमको इस करना है कि हमारे पूरे श्वसन की कैपेसिटी को हमको इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए ये विभागीय प्राणायाम की प्रक्रिया जो है वो हम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें 3 या 4 अलग-अलग अभ्यास हम लोग करते हैं। पहला है पेट का श्वसन, दूसरा है छाती का श्वसन, तीसरा है कंधे का श्वसन और चौथा जो है वो है पूरा यौगिक श्वसन। तो पेट का श्वसन का मतलब ये है कि हम जब भी सांस लेंगे तो हमको पेट बाहर फुलाना है और जब सांस छोड़ेंगे तो हमको पेट को अंदर की ओर लेके जाना है। ये करते वक्त हमारे छाती को या कंधे को हमको ना हिलाने की कोशिश करनी है। तो आराम से सीधे बैठ जाइए और हम लोग कोशिश करेंगे पेट से श्वसन करने का 10 बार हम करेंगे। यदि आपको सहायता की जरूरत है तो आप अपने पेट के ऊपर अपना हाथ भी रख सकते हैं। एक हाथ को पेट के ऊपर रख लें और जब भी श्वास लेते हैं तो आपका हाथ जो है वो बाहर की ओर आना चाहिए। श्वास छोड़ते वक्त अंदर की ओर जाना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेनी है। पूरी तरीके से श्वास को छोड़ने की कोशिश करनी है। यदि संभव हो तो आपका उच्छ्वास एक्सलेशन जो है वो इनहेलेशन से लंबा होना चाहिए। श्वास लेते वक्त पेट को बाहर की ओर लाना है। श्वास छोड़ते वक्त अंदर की ओर लेके जाना है। श्वास की गति प्राकृतिक बनाए रखनी है। सिर्फ हमको पेट से, अपने फेफड़ों के निचले हिस्सों से श्वास लेना और छोड़ना है। 10 बार ये करने के बाद हम लोग हमारे फेफड़ों के बीच के हिस्से पे जाएंगे जो कि छाती के श्वसन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभ्यास करते वक्त हमको करना ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमको छाती को फुलाना है और जब सांस छोड़ते हैं तो छाती को फिर से एक बार ढीला छोड़ना है। बहुत आसान प्रैक्टिस है। यदि आप आंखें बंद करके कर सकते हैं तो आंखें बंद करके कीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आंखें खोल करके आप मुझे करते हुए देख सकते हैं। सांस लेते वक्त हमको छाती को फुलाना है और सांस छोड़ते वक्त फिर से एक बार नॉर्मल स्थिति में लेके जाना 10 बार आंखें बंद करके सांस लेते वक्त छाती को फुलाइए। सांस छोड़ते वक्त ढीला छोड़ दीजिए। ये सारे अभ्यास करते वक्त एक चीज हमको याद रखनी है कि हम
अपने आप को परेशान करके, तकलीफ दे करके कोई भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं। एकदम आराम से जितना हो सकता है उतना करना है। बस ये याद रखना है कि जितना लंबा और गहरा सांस आप ले सकते हैं उतना लंबा और गहरा सांस आपको लेना है, और श्वास छोड़ते वक्त जितना लंबा आप श्वास छोड़ सकते हैं उतना लंबा उसको खींचना है। तो हमने हमारे फेफड़ों के निचले और बीच के हिस्से को अभी श्वास लेने के लिए और छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। ऊपरी भाग जो है, जो कि सबसे कम इस्तेमाल होता है, उसको हम इस्तेमाल करने के लिए कंधे से श्वास लेंगे। तो उसमें बहुत आसान अभ्यास है। आप जब सांस लेंगे तो आपको कंधों को ऊपर की ओर लेके जाना है और पीछे की ओर लेके जाना है। जब सांस छोड़ेंगे तो वापस नीचे ढीला छोड़ना है। ये हम 10 बार अभ्यास करेंगे। यदि संभव हो तो आंखें बंद करके ये करें। अपने श्वास की गति के ऊपर और श्वास के हलचल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें। कंधे से श्वसन हम लोग 10 बार करने वाले हैं। सांस लेते वक्त कंधे को ऊपर और पीछे की ओर लेके जाएं। श्वास छोड़ते वक्त ढीला छोड़ दें। आपका ध्यान आपके श्वास के ऊपर लगा रहे। कंधे की मूवमेंट्स आपके श्वसन के साथ होनी चाहिए। आपके फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में आप पूरी तरीके से श्वास और उच्छ्वास कर रहे हैं। दस बार खत्म होने के बाद अभ्यास को हम रोकेंगे और पूरे योगिक श्वसन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने हमारे फेफड़ों के तीनों हिस्सों को इस्तेमाल किया। जब हमने पेट से श्वसन किया, हमारे छाती से श्वसन किया और कंधों से किया। पूरे यौगिक श्वसन में हम लोग करते ये हैं कि हम तीनों चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। जब भी हम सांस लेंगे तो हमको पहले पेट को फुलाना है, फिर छाती को फुलाना है और कंधों को ऊपर लेके जाना है। और सांस छोड़ते वक्त कंधों को आपको ढीला छोड़ना है, छाती को ढीला छोड़ना है और फिर पेट को अंदर लेके जाना है। तो तीनों जो अलग अलग भाग फेफड़ों के हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सबको एक साथ जोड़ करके हम लोग पूरा यौगिक श्वसन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। सीधे बैठना है। सांस लेते वक्त आपको पहले पेट को फुलाना है और उसके बाद छाती को और फिर कंधों को ऊपर की ओर लेके जाना है। सांस छोड़ते वक्त यही प्रोसेस हम रिवर्स करने वाले हैं। 10 बार अपनी श्वास की गति को
धीमे बनाए रखते हुए पूरे योगिक श्वसन को हम करेंगे। यदि संभव हो तो आंखें बंद करके इसका अभ्यास करें। श्वास लेते वक्त आप पेट को फुलाना है, छाती को फुलाना है और फिर कंधों को ऊपर की ओर लेके जाना है। श्वास छोड़ते वक्त कंधों को ढीला छोड़िए, पेट को और छाती को ढीला छोड़ना है। संपूर्ण योगिक श्वसन करते वक्त हम हमारे फेफड़ों की पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि सामान्य स्थिति में हम लोग नहीं कर पाते हैं। पूरे शरीर में हम लोग एक ऊर्जा का, एक चेतना को हम लोग फैला रहे हैं, सिर्फ हमारे श्वसन को कंट्रोल करके। दस बार संपूर्ण योगिक श्वसन करने के बाद आप अभ्यास को रोकें, आंखें बंद रखकर अपने श्वास की प्रक्रिया को थोड़ी देर मन ही मन देखना है। अभी आपका श्वास धीमा हो चुका है। आप अपने पूरे फेफड़ों को, हर भाग को, निचला, बीच का और ऊपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वातावरण से शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है और हमारे रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में एक नई चेतना का अनुभव हम कर पा रहे हैं। अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के तौर पर जाना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 अलग अलग नाड़ी होती हैं, जिनमें से प्राण का संचार हमारे शरीर में होता है। उनमें की 3 नाड़ियां जो हैं वो बहुत जरूरी, सबसे जरूरी मानी गई हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है ये दो अलग अलग तरह के फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। पिंगला नाड़ी जो है, ये तीनों नाड़ी जो है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों हमारे मूलाधार चक्र से ओरिजिनेट होती हैं, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बेस में है और वहां से ये ऊपर की ओर आती हैं। सुषुम्ना सेंट्रल नाड़ी होती है जो रीढ़ की हड्डी के साथ होता है, और जब हमारे ऑपोजिट फोर्सेस जो कि ईड़ा और पिंगला है, ये जब बैलेंस होता है तो हमारा योग साधना में आगे का प्रोग्रेस होता है। तो इसीलिए ईड़ा और पिंगला को हमको बैलेंस करना है। अब ईड़ा और पिंगला को दूसरी तरीके से चंद्र और सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज वैसी हैं। जैसे कि यदि आप आपके राइट साइड से सिर्फ श्वास लेंगे तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो सूर्य नाड़ी का काम क्या है? आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपके शरीर में एक्टिविटी बढ़ाता है। आज जो संशोधन हुआ है उस पे से हमको ये पता चलता है कि सिंपैथेटिक अराउजल,
जो कि एक्टिवेशन हमारे शरीर में होता है, वो सब यदि हम हमारे दाहिने नथुने से सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसको सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम बोला जाता है। इसमें एक और वेरिएशन जो हठ योग में बोला गया है उसको सूर्य भेदन प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड करते हुए बहुत आसान तरीके से जब हम हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए प्राणायाम करते हैं तो सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी हमको वही फायदा होता है। तो किसने ये करना चाहिए, किसने ये नहीं करना चाहिए? सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ आपके दाहिने नथुने से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, इससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे मैं बता रहा था बढ़ती है। तो जिन लोगों को वजन कम करना है, जिन लोगों को मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाना है, जिनको थायराइड की तकलीफ है, हाइपोथायराइडिज्म आज बहुत कॉमन है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ओबेसिटी जिनको है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत उपयुक्त है। लेकिन इसके कारण से बीपी भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो यदि आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, तो ये प्रैक्टिस आप ना करें। चंद्र अनुलोम विलोम, जो कि आप बाईं तरफ से सांस लेते और छोड़ते हैं, इससे आपका एक्टिवेशन जो है वो कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने में मदद मिलती है। तो अभी बात तो हो चुकी है, इसका हम लोग सीधा सीधा अभ्यास करेंगे। तो सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम, ये दोनों अभ्यास के लिए एक बहुत आसान सी मुद्रा है जो हमें मदद कर सकती है। इसका नाम है नासिका मुद्रा, जो हम हमारे दाहिने हाथ में बनाएंगे। तो आपको आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर को, दोनों को फोल्ड करना है आपके दाहिने हाथ में। तो पहले हम अभ्यास करेंगे सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का। उसके लिए क्या करना है, आपको आपके बाएं नथुने को बंद करना है। आपके बाएं हाथ में आप चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अभी अपना बायां नथुना जो है वो बंद करेंगे और दाहिने बाजू से सांस लेना और छोड़ना है। 10 बार हम लोग ये करेंगे। सूर्य अनुलोम विलोम, सिर्फ दाहिने बाजू से हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यदि संभव हो तो आंखें बंद करके अपना ध्यान अंदर आती और बाहर जाती हुए श्वास के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है।
10 बार करने के बाद आप अपने हाथ को नीचे अपनी जांघों पर रख दें। एक बार अपने दाहिने और बाएं नथुने के ऊपर ध्यान केंद्रित करके दोनों नथुनों से श्वास कैसे अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित रखना है। सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमने अभी किया। अब हम चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, जो भी आपको आराम से करते आए वो करें। फिर से एक बार नासिका मुद्रा आपके दाहिने हाथ में आपने लेना है और इस बार आप अपना दाहिना नथुना अपने अंगूठे के साथ बंद कर लें। श्वास लेना और छोड़ना आपको बाई तरफ से है। आंखें बंद रखें, ध्यान श्वास के ऊपर केंद्रित रखें। श्वास लेते और छोड़ते वक्त सिर्फ बाई तरफ से आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपके शरीर और मन को शांत करने वाला चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का यह अभ्यास 10 बार होने के बाद फिर से एक बार अपने दाहिने हाथ को नीचे अपनी जांघों पे ले आए। फिर से एक बार आपका ध्यान आपके दोनों नथुनों पे जाना चाहिए। शरीर के अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों नथुनों को इक्वली हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के कारण होता है। जब भी हमारा श्वास दोनों नथुनों में बैलेंस्ड होगा तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होकर हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ उसमें होगा। तो यही बैलेंस, यही समत्व लाने के लिए अगला प्राणायाम जो है वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी सारी नाड़ियों को साफ करता है, नाड़ी बैलेंस भी करता है। तो इसमें हमको करना यह है कि जैसे हमने अनुलोम विलोम किया उसी प्रकार से ये भी प्राणायाम होता है। सिर्फ एक बदलाव जो है वो ये होगा कि हम एक तरफ से सांस लेकर के दूसरी तरफ से छोड़ेंगे और फिर जिस तरफ से सांस छोड़ी है उस तरफ से लेकर के दूसरी बाजू से छोड़ेंगे। शायद आप में से कई सारे लोगों ने इसका अभ्यास किया भी होगा, करते भी होंगे बहुत रेगुलरली, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत सारे फायदे हमारे शरीर को, हमारे मन को देने वाला ये प्राणायाम है। आज जो संशोधन दुनिया भर में हुआ है उसमें शायद प्राणायाम में सबसे ज्यादा संशोधन नाड़ी शोधन प्राणायाम पे हुआ है, जिसके कारण से
हमारे स्वास्थ्य के लिए इसका फायदा हमको पता चलता है। तो ज़्यादा उसके बारे में बात ना करते हुए प्राणायाम हम लोग शुरू करते हैं। फिर से एक बार दाहिने हाथ में नासिका मुद्रा और बाएं हाथ में आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा इस्तेमाल करेंगे। दोनों नाक से आपको सांस लेना है और फिर दाहिनी बाजू बंद करके बाईं तरफ से सांस छोड़नी है। बाईं तरफ से सांस लीजिए और फिर बाईं तरफ बंद करके दाहिनी तरफ से छोड़ना है। दाहिनी तरफ से सांस लीजिए, बाईं तरफ से छोड़िए। ये एक साइकिल हुआ। ऐसे आपको कंटिन्यू करना है। सांस को रोकना नहीं है। जितना धीरे आपको सांस लेते आए उतना धीरे आपने श्वास लेना और छोड़ना है। एक और चीज का ध्यान हम रखें नाड़ी शोधन प्राणायाम करते वक्त, सांस लेते और छोड़ते वक्त आराम से सांस लेनी है और छोड़नी है। बहुत फोर्स हमको नहीं देना है। दस बार दोनों बाजू से हम लोग नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। सांस ले करके हमको नथनों को बदलना है। दूसरे बाजू से सांस छोड़नी है। फिर से सांस ले करके आपको नथनों को बदलना है। बहुत ही सरल ये अभ्यास, लेकिन आपके शरीर को, मन को बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला ये अभ्यास है। दस बार दोनों बाजू से करने के बाद हम इस अभ्यास को रोकेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ खाने के तुरंत बाद ये ना करें। ऐसा कहते हैं कि दिन में 4 बार यदि हम करते हैं तो हमारा शरीर और मन बहुत अच्छी तरीके से बहुत शांत स्थिति में चला जाएगा। तो नाड़ी शुद्धि का अभ्यास रेगुलर तरीके से करते रहें, ये मैं आप सभी लोगों से अनुमोदन करूंगा। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर को ठंडक देने वाले प्राणायाम। इनमें के 2 प्राणायाम के बारे में हठ योग में भी बोला गया है, शीतली और सितकारी। तीसरा प्राणायाम जो थोड़ा आसान तरीका है ये करने का, उसको सदंत प्राणायाम बोला जाता है। तो इन प्राणायामों की विशेषता ये है कि इन तीनों प्राणायाम में अब तक सारी चीजें जो हमने की, हमने श्वास नाक से लिया और नाक से छोड़ा, लेकिन इन तीनों प्राणायाम में हम मुंह से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। तो इनमें बदलाव क्या है? बदलाव है आपके जीभ या मुंह की स्थिति। शीतली प्राणायाम में आप दोनों साइड से आपके जीभ को होल्ड करते हैं एक यू शेप में, और
फिर सांस जो है वो ट्यूब में से, आपके जीभ में जो ट्यूब जैसा बना हुआ है उसमें से आप सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। शीतकारी में आप अपने जीभ को बाहर ला करके फोल्ड करते हैं अंदर की ओर, और दोनों साइड से आप श्वास लेते हैं। सदंत प्राणायाम में आप अपने दोनों जो दांत की रेखाएं हैं उनको एक साथ में लाते हैं, बहुत जोर से नहीं दबाते हैं, आपको चबाना नहीं है, आपको सिर्फ साथ में लाना है दोनों दांतों की लाइंस को, और फिर सांस मुंह से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। अब दूसरा बदलाव जो इन तीनों प्राणायाम में होता है वो आपको ठंडक कहाँ महसूस होगी। जब आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपको जीभ के सतह पर, जो कि ऊपरी हिस्सा है, उसमें आपको ठंडक महसूस होगी। जब आप शीतकारी करेंगे तो जीभ के बाजू में, दोनों साइड्स में आपको ठंडक महसूस होगी। और सदंत प्राणायाम जो है उसमें पूरे मुंह में आपको ठंडक महसूस होगी। तो इन तीनों का अभ्यास अभी हम लोग करेंगे। हर एक का 5-5 बार हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहला शीतली प्राणायाम। इसके लिए आपको करना यह है कि आपकी जीभ को बाहर की ओर लाना है और दोनों तरफ से उसको यू शेप में बदलना है। एक बार देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आया है तो। याद रखिए, आप श्वास मुंह से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। 5 बार हम लोग शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। यदि संभव हो तो आंखें बंद कर लें। आपके हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें और शीतली प्राणायाम का अभ्यास 5 बार हम लोग करने वाले हैं। ध्यान आपके मुंह में जो ठंडक महसूस होने वाली है उसके ऊपर केंद्रित रखना है। पांच बार करने के बाद हम लोग चित्तकारी प्राणायाम करेंगे। इसमें आपको जीभ को अंदर की तरफ मोड़ करके और दोनों बाजू से आपको सांस लेनी है। एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम सब लोग साथ में 5 बार अभ्यास करेंगे। पांच बार अभ्यास होने के बाद आंखें बंद रखते हुए अपने मुंह में होने वाले ठंडक को
हमको अनुभव करना है। अगला अभ्यास सदंत प्राणायाम का है। सदंत प्राणायाम में हम दोनों दांतों के ऊपर के और नीचे के जबड़े को हम लोग सांस में ले आते हैं और सांस मुंह से लेते हैं। हम लोग 5 बार इसका अभ्यास करने वाले हैं। कोशिश करें कि आंखें बंद रखें और ध्यान अपने मुंह में होते हुए ठंडक का अनुभव करने में लगाएं। पांच बार होने के बाद आंखें बंद रखते हुए अपने मुंह में होते हुए ठंडक का अनुभव करते हुए ये ठंडक जो मुंह में हुई वहाँ के सेंसिटिव नर्व्स के साथ हमारे मस्तिष्क में जाकर हमारे पूरे शरीर तक पहुंच रही है। अगला अभ्यास जो आखिरी का अभ्यास हम लोग करने वाले हैं आज, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द जो है वो भ्रमर से आता है, जो कि एक हनी बी, तो उनका जैसा आवाज आता है उस तरीके का आवाज हमको करना है। और ये आवाज हम सांस छोड़ते हुए करते हैं। और ये जो हमिंग साउंड होता है वो जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना लंबा आपको खींचना है। सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि आपको सांस लेना और छोड़ना दोनों नाक से है। आवाज जो है वो हमको उसके ध्वनि कंपन को समझना है और वो ध्वनि कंपन से आपके मस्तिष्क में जो आराम मिलेगा उसको हमको देखना है। अब इसमें कई लोग अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। इसमें शांभवी मुद्रा भी करते हैं, इसमें दोनों कान को हम लोग बंद कर लेते हैं। तो जो भी तरीका आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल बैठ करके भी कर सकते हैं। एक चीज जो हमको ध्यान रखना है कोई भी प्राणायाम करते वक्त, वो ये है कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत सहज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस यदि हम लोग करेंगे कि बाएं तरफ से ही सांस लेनी है, दाहिने तरफ से ही सांस लेनी है, तो शायद टेक्निकलिटी में हम लोग फंस जाएंगे। तो जो आसानी से हो, सहजता से हो, एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर की जितनी प्रक्रियाएं सहज होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। जब भी उनको हम लोग सहज नहीं रखते हैं तो वो एबनॉर्मल होता है। तो प्राणायाम की प्रक्रिया जो है वो सहजता से होनी चाहिए, आसानी से होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस हम लोगों को फॉलो करना है ऐसा नहीं है। एक अनुशासन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही प्राणायाम करे ऐसा ना करें ऐसा कोई रूल बहुत जरूरी नहीं है। मैंने आपको बोला कि आप दाहिने बाजू से नाड़ी शोधन प्राणायाम में बंद करके बाई तरफ से लें, या कोई और बोलेगा कि आप दाहिने तरफ से शुरू करें, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो उसी प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम में आप मुद्रा इस्तेमाल करें या ना करें, जो उसका एसेंस है वो ये है कि आपको वो ध्वनि कंपनों को समझना है। तो यदि आप ध्वनि कंपन सिर्फ आंखें बंद करके समझ सकते हैं तो आपको कान बंद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कान बंद करते हैं तो नेचुरली ध्वनि कंपन आपको ज्यादा फील होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम हम लोग 5 बार करेंगे। सीधे बैठ जाइए, एक बार मैं दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग 5 बार एक साथ में करने वाले हैं। ये करते वक्त हम लोग आंखें बंद रखते हैं, गहरी सांस ले करके श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी का उच्चारण हम लोग करने वाले हैं। जितना लंबा आप श्वास को खींच सकते हैं उतना लंबा आपको खींचना है। तो हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है। आखिरी बार। आंखों को बंद रखें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद होने वाली शांति का अनुभव हमको करना है। हम लोगों ने आज के इस सत्र में कई सारे प्राणायाम का अभ्यास किया। शुरुआत कपालभाति शुद्धि क्रिया से की, जिसमें हमने श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचा। उसके बाद विभागीय प्राणायाम करते हुए हमारे फेफड़ों के सभी हिस्सों को इस्तेमाल किया और फिर संपूर्ण यौगिक श्वसन किया। उसके बाद सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम किया। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, फिर 3 ठंडक देने वाले प्राणायाम, शीतली, शीतकारी और सदंता। आखिरी में भ्रामरी। इन सभी प्राणायाम के अभ्यास के बाद हमारे शरीर में नया चेतना,
नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यदि हम रोज इन प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे तो नियमित अभ्यास से लाभ बहुत ज्यादा होगा। संशोधन से ये पता चला है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तुरंत हमारे शरीर में उसके कारण से होने वाले बदलाव जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे हम शुरू कर देंगे वैसे ही ये बदलाव होना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन उन बदलाव को निरंतर रखना होगा, तो हमें निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। आप सभी को इस प्राणायाम के सत्र के साथ आनंद मिला होगा, ऊर्जा मिली होगी, नया चेतना का संचार आपके शरीर में, आपके मन में हुआ होगा। इस आशा के साथ हम लोग यहाँ आज का ये सत्र रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। धन्यवाद अपार जी। सच में आपने जैसे बताया वैसे ही चेतना का संचार पूरे शरीर में हो चुका है और बहुत ही शांति, मन शांति प्राप्त हुई है। स्पेशली आपने जब वो पूर्ण योगिक श्वसन क्रिया जो बताई है उससे तो बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। और ये जो शीतकारी और जो सदांत प्राणायाम आपने जो बताए हैं उसके अलग अलग अनुभव करने में आ रहे थे। जैसे आप बता रहे थे कि सेंटर पार्ट में होता है, साइड पार्ट में होता है, तो बहुत अच्छे से ये सारे प्राणायाम समझ में आ गए। आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से ये पूरे प्राणायाम हमें समझाए हैं और उसका अनुभव भी हमने अच्छे से किया हुआ है। आप अपना अमूल्य समय सर यहाँ पे निकाल के हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए और हमें इतना अच्छा प्राणायाम प्रात्यक्षिक दिखाया और उसका अनुभव करवाया। उसके लिए मैं मनोपूर्वक आपका आभार मानती हूँ सर। बहुत ही अच्छा प्राणायाम सेशन आज हुआ है। आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने हैं, उसके पहले थोड़ा सा मैं साधकों के लिए एक सूचना दे देती हूँ, फिर हम लोग थोड़े प्रश्न के जो साधक से आए हैं उनके आपसे उत्तर की अपेक्षा बिल्कुल। रखते हैं। सब साधकों के लिए एक सूचना है कि जैसे अपना ये जो सम्मेलन है उसके शाम की जो अपना जो आयोजन होते हैं उसमें व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। आज अभी सर ने बताते हुए बताया कि ऑटोनॉमस इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक डिजीजेस जो हो रहे हैं, तो अपनी जो लाइफस्टाइल है, गतिमान जो जीवन है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस, कंपटीशन और ये जो गलत अपनी जो जीवन शैली है उससे होने वाले साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये डिसऑर्डर्स जो है वो अपने मन से जुड़े हुए हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य जब बिगड़ता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो उसे कैसे अपने बैलेंस में रखें, उस हिसाब से आज हमें शाम के 8 से 9 के सत्र में कैवल्य धाम के डॉक्टर शरद चंद्र भालेकर योग एवं मानसिक स्वास्थ्य उसके ऊपर व्याख्यान देने वाले हैं। 9 से 10 के सत्र में अपना जो है संशोधन सादरीकरण और प्रश्न मंजूषा है। उसी के साथ कल सुबह यानी 25 दिसंबर को होने वाले प्राणायाम सत्र में योग विद्या गुरुकुल के डॉक्टर नीलेश वाघ है, वो प्राणायाम का प्रात्यक्षिक दिखाएंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि ये सारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उनका आनंद उठाए। एक और सूचना ये है कि हमारे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विश्वास मंडलिक, उनके मार्गदर्शन के नीचे दिसंबर 28 से 3 जनवरी तक हमें 28 दिसंबर से 3 जनवरी उनके शाम को 8 से 8:30 बजे नेत्र रक्षा साधना योग वर्ग उनके संचालन में शुरू होने वाला है, जिसका शुल्क सिर्फ 500 रुपए है। तो सभी साधकों से निवेदन है कि ये वर्ग भी आप ज्वाइन करके नेत्र रक्षा का अभ्यास भी जरूर से करें। अपार जी, आपका एक दो प्रश्न यही है कि जैसे आपने बताया कि अनुलोम विलोम जो है वो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ खाना खाने के बाद तुरंत ना करें। वैसे सूर्य वेदन और चंद्र वेदन, जो सूर्य अनुलोम और चंद्र अनुलोम प्राणायाम हम कब कर सकते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स?
सभी प्राणायाम करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम जो है वो सुबह का होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण जो है वो भी फ्रेश होता है और आप वो चेतना जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैं सुबह मुझे काम है इसलिए मैं प्राणायाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको जब भी समय है तब आप कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम जो ऐसे हैं, मतलब कपालभाति का अभ्यास है कि आप पेट आपका भरा होगा तो आप नहीं कर पाएँगे। तो एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि यदि आप दिन में कभी कर रहे हैं, जब आप खाली पेट नहीं हैं, तो खाने से लगभग 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तब आप को सभी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नाड़ी शोधन या बाकी के कोई प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी चीज़ कर सकते हैं। नाड़ी शोधन में इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ़ बहुत बार लोगों को अभी कैप्सूल्स की ज़रूरत होती है। हम लोगों को ये कैप्सूल वाली आदत हो चुकी है कि एक कैप्सूल खा लिया सब ठीक हो गया। तो उतना अच्छी तरीके से यदि पूरे शरीर को हमको ठीक करना है, पूरे शरीर को, मन को शांत करना है, तो वो एक प्राणायाम कर लिया आपका हो गया, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरा प्राणायाम कर सकते हैं तो आप दिन में कभी भी कीजिए, खाने से गैप रखिए थोड़ा-सा। एक साधक ने ये प्रश्न पूछा है कि कपालभाति के वक़्त हाथों की मुद्रा कौन-सी होनी चाहिए? ध्यान मुद्रा या द्रोण मुद्रा? अलग-अलग मुद्राएँ जो हैं वो योग के अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके से बताई गई हैं। अब बेसिक मुद्राओं का विज्ञान ये है कि आपके शरीर में जो चेतना जागृत होती है, जो ऊर्जा जागृत होती है, वो शरीर से बाहर ना जाए, इसलिए हम लोग मुद्राएँ करते हैं। तो कोई भी मुद्रा, यदि आप ज्ञान मुद्रा कर रहे हैं, चिन्ह मुद्रा कर रहे हैं, जो भी आपको आसान हो। एक चीज़ जो हम हमारे इंस्टीट्यूट में फ़ॉलो करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा थेरेपी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने ये देखा होगा कि मैंने कोई भी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बोली। मैंने ये जी, बोला कि आपको जैसे आसानी से करते आए वैसे कीजिए। तो ये कारण नहीं होना चाहिए कि मुझे मुद्रा याद नहीं है इसलिए मैं प्राणायाम नहीं कर रहा हूँ। आपका मेन फ़ोकस जो है वो आपके श्वसन पे होना चाहिए। बाकी की चीज़ें यदि आप करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली ज़्यादा होगा। लेकिन वो ना करें, तो हम लोग फिर प्राणायाम नहीं करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो करके उसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे और श्वास पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी चीज़ शायद जो हम लोग आज मेरे सेशन में भी हम लोगों ने नहीं कराया, वो है कुंभक, साँस रोकना। यदि आप देखेंगे कि योग की जितनी किताबें हैं, चाहे वो हठ योग हो, चाहे पतंजलि का डिस्क्रिप्शन हो, प्राणायाम का मतलब है श्वास को रोकना उन सभी किताबों में। अब मैंने क्यों आपको नहीं बोला कुंभक करने के लिए? क्योंकि हम श्वास की गति को कम करके रोकना चाहते हैं, ना कि फ़ोर्स लगा करके। फ़ोर्स जब लगाएँगे तो तकलीफ होगी। उसके कई बार तकलीफें हो सकती हैं और आज हम लोग वर्चुअल मीडिया में मिल रहे हैं, सामने-सामने मिल नहीं पा रहे हैं। आपको क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आएगा। तो जितना आसानी से आप वो प्राणायाम को कर सकते हैं उतना कीजिए। कोई भी मुद्रा जो आपको आसानी से करते आए, एज़ सिंपल एज़ चिन्ह मुद्रा। आप खाली दोनों हाथों को, दोनों उँगलियों को रख कर के आप जाँघों पे रख लें। यदि वो भी नहीं है, आप खाली हाथों को फ्लैट आपके जाँघों पे रख लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं तो कम से कम इतना कीजिए। ओके सर, धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब आप बोल रहे हैं कंधे से श्वसन करते हैं, ठीक हुँ। है? तो कंधे से श्वसन करते हैं, उसकी मूवमेंट की वजह से लंग्स में नीचे श्वास नहीं जाता है? या फिर अ, हम लोग मतलब कैसे लेते हैं, वो कैसे वर्कआउट करता है? क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन लग रहा है सबको समझ में, मुझे ऐसे लग रहा है कि कॉमनली वो किस कॉमन वजह से आप मूवमेंट एग्ज़ैक्टली। करते हैं इसी वजह से? हाँ जी। जो ऊपर का भाग होता है हमारे फेफड़ों का, लंग्स का, वो जनरली उतना इस्तेमाल नहीं होता है, श्वसन की प्रक्रिया में। यदि हम देखेंगे कि पूरा टाइम हमारा जो श्वसन होता है,
वो या तो पेट से होता है और अडल्टहुड में जनरली छाती से होता है। तो यदि आपको ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करना है, जो प्राणायाम में हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे फेफड़े को हमको इस्तेमाल करना है, तो वो करते वक्त हमको थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली करना पड़ेगा। और एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो श्वसन के स्नायुओं के कारण से होती है, मांसपेशियों के कारण से होती है। तो ये जो मांसपेशियां हैं ऊपर की, उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम कर रहे थे, तो नेचुरली आप अंदर से आपके फेफड़ों को खींच रहे हैं, तो श्वास अपने आप वहां जाएगा, हवा वहां जाएगी। तो नेगेटिव प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं आपके मसल्स को इस्तेमाल करके, जिसके कारण से वो पर्टिकुलर एरिया आपका यूज होगा। ओके, ओके। ये बहुत अच्छे से मतलब मेरी खुद की क्वेरी थी ये कि मुझे ये समझना था कि क्यों वो ऊपर के हिस्से तक ही रहता है। सो बहुत अच्छे से आपने सारे प्रश्न और मतलब मुझे लगता है सारे शंका का निवारण हो चुका है। अपार जी अपने पास बहुत बोलने के लिए हम बहुत मुझे बहुत मन कर रहा है कि ये सेशन खत्म ना हो, लेकिन अपने पास थोड़ी-सी समय मर्यादा है, तो हमें ये सेशन खत्म करना है। तो आज की आपका फिर से धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से समय निकाल के ये सेशन लिया हुआ है। आज हमका ये जो प्राणायाम सेशन है, जो सत्र है, उसका समापन हम फिर से 3 ओमकार से करेंगे। तो सभी फिर से किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाए, अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा करें, पीठ गर्दन सीधी करें, आंखें हल्के से बंद कर लें, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। लंबी सांस लेते हुए 3 ओंकार हम उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपना स्वस्थ बैठेंगे। धन्यवाद अपार सर जी, मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपसे फिर कभी मुलाकात विद्याधाम के करेंगे। पूरे परिवार को और आपको चेतना जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। नमस्ते।